अगला बिंदु है शरणार्थी समस्या। मैंने अप्रवास का जिक्र किया। प्रवास से जुड़ा हुआ मुद्दा शरणार्थियों का है। शरणार्थी का मीनिंग क्या है? शरणार्थी का अर्थ है एक देश के नागरिक द्वारा विभिन्न कारणों से बाध्य होकर दूसरे देश में चले जाना और वहाँ पे निवास करने लगना, कानूनी रूप से या गैर कानूनी रूप से। एक देश से दूसरे देश चले जाना किन्हीं कारणों से बाध्य होकर। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, शरणार्थी को अंग्रेजी में रेफ्यूजी कहते हैं, ये जो संस्था है जो रेफ्यूजीज के लिए काम कर रही है, इस बात को साबित करती है कि रेफ्यूजी की संख्या, शरणार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इतनी बड़ी तादाद में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था को उसके लिए अलग प्रावधान करना पड़ा और UNHCR के नाम से एक अलग संस्था बनानी पड़ी। शरणार्थियों की बात करें तो भारत के संदर्भ में हमें याद आता है 1947 का वो विभाजन का काल, जब लाखों की संख्या में पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आए, भारत से लोग पाकिस्तान चले गए। उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश की लड़ाई हो रही थी, पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ, तो पूर्वी पाकिस्तान तत्कालीन जो बाद में बांग्लादेश के नाम से उदित हुआ, वहाँ के लाखों शरणार्थी भारत आए। ये शरणार्थी जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो कुछ बाध्यता इनके लिए रहती है। इनकी तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सन 2012 का आंकड़ा यदि देखें तो करीब 15.4 मिलियन लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक राज्य से दूसरे देश की ओर पलायन कर गए और ऐसा करते हुए वे शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। अब शरणार्थी का जीवन एक सामान्य नागरिक के जीवन से बहुत अलग होता है। आपको याद रखना होगा कि इन शरणार्थियों में अधिकतर महिलाएं या बच्चे होते हैं, क्योंकि जो पुरुष लोग होते हैं वो किसी न किसी कारणों से रुक जाते हैं, चाहे वो युद्ध की स्थितियां हों। अभी वर्तमान में जैसे यूक्रेन और US और सोवियत संघ रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसमें जो पलायन हुआ है बहुत ज़्यादा, वो महिलाओं का और बच्चों का, क्योंकि पुरुष वर्ग युद्ध में शामिल है। युद्ध में शामिल पुरुष वर्ग के परिवार के लोग पलायन कर गए हैं, दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। 2013 में अफगान शरणार्थियों का जो बहुत बड़ा पलायन हुआ, वो विश्व का शायद एक सबसे बड़ा स्रोत है आज। वर्तमान में सीरिया संकट की ओर देखें, ऐसे म्यांमार से जो बहुत से लोग रोहिंग्या शरणार्थी जो बाहर निकले हैं, उनका संकट विश्व के सामने मुंह बाए खड़ा है। सीरिया में तो लाखों लोग पड़ोसी देशों में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। और शरणार्थी और सामान्य नागरिक के जीवन में मूलभूत अंतर यह है कि शरणार्थी को किसी भी तरह के अधिकार उस देश के नहीं मिलते। नागरिक ना होने की स्थिति में ना उसका आधार कार्ड होगा, यदि मैं अपने देश की भाषा में बोलूं, ना उसे कोई BPL कार्ड या राशन कार्ड मिल सकता है, ना वह कहीं ज़मीन खरीद सकता है, बेच सकता है, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया के लिए भारत में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जो चाहे राशन कार्ड के रूप में ही क्यों ना हो, BPL कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड के रूप में ही क्यों ना हो, पर शरणार्थियों को ये नहीं मिलता, उन्हें नागरिकता नहीं मिलती और ऐसी स्थिति में वे बड़ी दयनीय स्थिति में वर्षों निकाल देते हैं। 1970 के दशक में जब वियतनाम युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका को एक तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी, दुर्भाग्य से लाखों वियतनामियों का पलायन हुआ था वियतनाम से अमेरिकी बॉम्ब के खतरों से डरकर। और ये जो
वियतनामी थे, ये लोग नाव के द्वारा दूसरे देशों में पलायन कर गए और इसीलिए इन्हें बोट पीपल्स के नाम से जाना गया, क्योंकि बोट में बैठकर समुद्री मार्गों से ये लोग भागे, क्योंकि थल मार्ग से जाने में बहुत सारी दिक्कतें, पकड़े जाने की दिक्कत थी, सीमाओं पर रोके जाने की दिक्कत थी और आदि आदि। इसलिए जल मार्ग को सामान्यतः शरणार्थी प्राथमिकता देते हैं और जल मार्ग से ये लोग भागे। तो वियतनामी लोग इतनी बड़ी संख्या में गए कि उनके ऐसे भागे हुए शरणार्थियों को बोट पीपल्स कहा जाने लगा। अफ्रीका और एशिया में शरणार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा गंभीर है। अफ्रीका और एशिया में शिक्षा की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर, अफ्रीका और एशिया में स्वास्थ्य की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर, अफ्रीका और एशिया में गरीबी की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर। कुल मिलाकर ये जो सारी समस्याएं हैं वो एक साथ आती हैं, इनका संबंध एक दूसरे से बहुत गहरा है। शरणार्थियों की यदि और बात करें थोड़ा, तो शरणार्थी जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी, जिनका मैं अभी तक जिक्र करते आया। पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत, म्यांमार से भारत की सीमाओं पर, और उसके साथ ही यूक्रेन से जो बाहर गए हैं, ऐसे ही मैक्सिको आदि से जो अमेरिका की ओर जा रहे हैं, वियतनाम से जो लोग भागे, ये अंतर्राष्ट्रीय हैं। एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाना। और दूसरे होते हैं जो आंतरिक होते हैं। आंतरिक के मायने हैं कि देश के एक हिस्से को छोड़कर वो देश के दूसरे हिस्से में चले जाए, किसी कारण से, बाध्यता के कारण। कुछ चीज़ ऐसी रहती है जो उनको विवश करती है वहाँ से जाने के लिए। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ से शरणार्थी एक बड़ी संख्या में निकलकर दूसरे जगह गए हैं? आपको मालूम होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ से हिंदू लोग बड़ी संख्या में पलायन किए हैं। इनका ये पलायन जो है वो आंतरिक विस्थापित शरणार्थी की श्रेणी में आता है। अंदरूनी विस्थापित, विस्थापित अर्थात पुनः स्थापित किए गए हैं नई जगह में। तो ये जो हिंदू लोगों को विस्थापन हुआ है वो आंतरिक श्रेणी में आता है। शरणार्थियों की समस्या मैंने जैसे बताया उनके अधिकारों से जुड़ी हुई है, देश की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है, संबंधित देश की शांति से भी जुड़ी हुई है। यदि इस तरीके के हजारों लाखों लोग किसी एक देश से दूसरे देशों से भागकर किसी एक देश में जाते हैं, जिनका कोई आंकड़ा नहीं, जिनकी संख्या की कोई जानकारी नहीं, जो भारत के, जो देश के कानून के प्रति जिम्मेदार नहीं, ऐसी स्थिति में इन शरणार्थियों से क्या अपेक्षा करते हैं? जिनके पास स्वयं भोजन, पानी, रहने की समुचित व्यवस्था नहीं, वे निर्धनता से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में अपना जीवन जीने के लिए विवश रहते हैं। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो करती है किसी क्षेत्र में, वह है टेंट दे देती है, कैंप उनके लिए व्यवस्थित कर देती है, बस। बाकी सब तो इन लोगों से, फिर शरणार्थियों से क्या समस्या सामने आती है? महामारी की समस्या फैलाते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, गलत कार्यों में इन लोगों का, ये लोग लिप्त पाए जाते हैं, देश की शांति के लिए खतरा बन जाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाते हैं। जासूसी आदि करके धन कमाने की लालसा इनको गलत कार्यों की ओर मोड़ देती है। इसलिए ये शरणार्थियों की समस्या का बहुत गहरा संबंध देश की सुरक्षा से है, और इसीलिए जब हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उसमें शरणार्थियों का मुद्दा बहुत अहम है। शरणार्थियों की समस्या शरण प्राप्त करने वाले देश में शांति और व्यवस्था की समस्या पैदा कर देता है, और इसीलिए कोई भी देश शरणार्थियों को रखना नहीं चाहता, विवशता में रखता है, क्योंकि उससे उसके दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं। आर्थिक बोझ तो बढ़ता ही है, लाखों शरणार्थी आएंगे तो कितना भी हम अपने सरकार अपने को उनसे दूर रखे, उन्हें भोजन पानी तो देने की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, अन्यथा विश्व की नज़र में वह सरकार, वह देश अमानवीय माना जाएगा। ये जो विवशता है, ये विवशता देश पर आर्थिक बोझ बढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ा देती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं
कि शरणार्थी समस्या के उत्पन्न होने के कारणों में पहला कारण है गरीबी और भूखमरी। गरीबी की स्थिति में वो लोग दूसरे देश में बेहतर सपना, बेहतर जिंदगी के खोज में जाते हैं। दूसरा है कई देशों में गृह युद्ध हो रहा है, अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं संप्रदायों के प्रति, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विचारों के नाम पर, आदि आदि। और ऐसी स्थिति में बहुत से लोग डर के भागते हैं। अशांति के कारण, वातावरण की अशांति के कारण परिवार सहित हजारों लोग पलायन कर जाते हैं। ये लोग गृह युद्ध की स्थिति से बचने के लिए चले जाते हैं। तीसरा कारण है राजनीतिक उत्पीड़न, अर्थात कई बार क्या होता है, सरकार जो है वो विरोधियों की आवाज़ को कुचलने के लिए कई बार उनके साथ बड़ा सख्त व्यवहार करती है, उनको कैदी बना लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और बहुत सारे तरीके अख्तियार करती है विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए। ऐसी स्थिति में राजनीतिक उत्पीड़न होता है और इससे बचने के लिए बहुत से लोग दूसरे देश चले जाते हैं। ऐसा जो पलायन है राजनीतिक उत्पीड़न के मद्देनज़र, यह पलायन ज़्यादा कम्युनिस्ट देशों में हुआ है, ऐसे देशों में हुआ है जहां समाजवादी व्यवस्था थी, जहां पर विरोध की आवाज़ को किसी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता था। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी पलायन होता है। किसी क्षेत्र में यदि बारंबार भूकंप आ रहा है तो उस क्षेत्र की जो जनता है वो उस जगह से विस्थापित हो जाती है। बाढ़ की स्थिति में, खासकर जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो उत्तर भारत में और उत्तर पूर्वोत्तर भारत में बड़ी बड़ी नदियों के उफान से, बाढ़ से हर जो वर्ष दर वर्ष आती है, हजारों लोग पलायन करते हैं और जब वे जाते हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर धीरे से वहीं के स्थायी निवासी बन जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं जिसमें भूकंप है, बाढ़ है, महामारी, अकाल आदि है, इससे बचने के लिए भी लोग सुरक्षित स्थानों को जाते हैं। तो सुरक्षा के लिए भी, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी पलायन होता है और फिर ये लोग शरणार्थी का जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा रोजगार, 2 जून की रोटी जुटाने के बेहतर अवसर की उम्मीद में भी लाखों लोग दूसरे क्षेत्र जाते हैं। आज अमेरिका जो है वह बहुत बड़ी शरणार्थी समस्या से गुजर रहा है और शरणार्थियों को रोकने के लिए, सीमा पर रोकने के लिए, उन लोगों को जो अमेरिका की सीमाओं को लांघ कर अंदर जाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए अमेरिका बहुत बड़ी योजनाएं बना रहा है जिस पे करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा है। इसको लेकर भी बहुत सी चिंताएं और समस्याएं सामने आई हैं, पर सच्चाई तो ये है कि लोग बेहतर जीवन की उम्मीद में, रोजगार की उम्मीद में एक देश छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं, एक क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं। भारत के संदर्भ में हम देखें तो लाखों लोग उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश, बिहार से दूसरे राज्यों में गए हैं और बहुत से लोग इसमें शरणार्थी के रूप में आए विभिन्न कारणों से और धीरे धीरे वहाँ रोजगार मिला और उसके बाद अब स्थायी बन गए हैं। एक यहाँ चार्ट देखिए, वे 10 देश हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा शरणार्थियों का पलायन हुआ और उन देशों में पलायन हुआ उनका भी नाम यहाँ दिया हुआ। ये 2006 के आंकड़े हैं और इसमें देखेंगे, जैसा मैंने पूर्व में कहा, कि अफ़गानिस्तान की जो समस्या हमारे पड़ोस में जो है वो इतनी बड़ी है कि वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोगों का पलायन हुआ, जिसकी संख्या हम देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 19 लाख के ऊपर। और ये 19 लाख की संख्या 2006 की है, जो बढ़ के अब और दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। सूडान, अब ये अफ़गानिस्तान की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान, ईरान, जर्मनी, नीदरलैंड और ब्रिटेन तक यहाँ के लोग शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, भाग के चले गए हैं, चाहे समुद्री मार्ग से चाहे थल मार्ग से। आप देखेंगे सूची में कई देश अफ्रीका के हैं, जिसमें सूडान है, कांगो लोकतांत्रिक है, सोमालिया है और उसके अलावा फिलिस्तीन, वियतनाम, अज़रबैजान और लाइबेरिया। हर एक देश में आप देखिए कि ये जो देश हैं, इनमें से कोई भी देश किसी भी दृष्टि से विकासशील देशों की भी श्रेणी में नहीं आता,
बल्कि निर्धन देशों की श्रेणी में आता है। और इनका पलायन देखिए जिन क्षेत्रों में हो रहा है, अफ्रीकी देश को भी देखें तो पलायन विकसित देशों की ओर ज़्यादा है। जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, उसके अलावा आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, अमेरिका, सऊदी अरबिया। मतलब जो आप इस सूची को देखकर समझ सकते हैं कि पलायन के पीछे क्या उद्देश्य होंगे। और संख्या भी देखें तो अफगानिस्तान की सबसे ज़्यादा, बाकी जगह भी कोई कम नहीं है। हर जगह 2-3 लाख की संख्या का पलायन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये 2006 की सूची है। इस प्रकार अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसने के लिए जो लोग मजबूर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? राज्य रहित व्यक्ति। बहुत ही लज्जा होती है ऐसे शब्दों का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के लिए। कल्पना करिए हमारे आपके लिए यदि इस तरह की संज्ञा का उपयोग हुआ और कहा जाए हम राज्य रहित व्यक्ति हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसका कोई अपना देश नहीं है। ये उनकी मजबूरी है। उन्हें ना अपने देश के मौलिक अधिकार मिलते हैं और न ही उस देश के जहाँ भी जाके बसते हैं। इनकी दशा बड़ी शोचनीय होती है। और मैंने इसके बारे में बताया कि सिवाय कैंप के या कुछ ज़मीन, वह भी इतनी सीमित जिसमें लाखों लोगों को भर दिया जाता है, उसमें वे लोग वर्ष दर वर्ष जीवन यापन करते हैं। 8वीं चुनौती जो है, और उसके अलावा कुछ अन्य चुनौतियां जो अपारंपरिक दृष्टि से सुरक्षा को एक तरीके से चैलेंज कर रही हैं, उनमें हम कह सकते हैं साइबर सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है। पहले जो संवाद होता था वो किसी भी तरह के संवाद के लिए या तो शारीरिक रूप से हम सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, थल मार्ग से जाते थे। फिर उसके बाद पत्राचार का जरिया आया। फिर उसके बाद टेलीफोन का जरिया आया जिसमें तार रहता था। अब जब साइबर दुनिया हो गई है, इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व की सूचनाएं, जानकारियां दूसरे देशों में, एक दूसरे देशों में जाना कुछ सेकंड का खेल है। इस प्रकार साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसमें पूरे दल के दल भाग लेते हैं। एक क्राइम होता है जो किसी कारण से, तात्कालिक कारण से किसी के द्वारा कर दिया जाता है, चाहे हत्या, मार काट हो या जत। और एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसमें माफिया शब्द बहुत जुड़ा हुआ है। हथियारों, मुद्रा और नशीली दवाओं का अवैध व्यापार, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हथियारों का अवैध व्यापार, नशीली दवाओं का अवैध व्यापार और मुद्रा का भी ऐसा एक देश से दूसरे देश में भेजा जाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सुरक्षा के संबंध में नई चुनौतियों के रूप में देखी जा सकती हैं और संभवतः ये चुनौतियां पूर्व की चुनौतियों से और ज़्यादा गहरी हैं। एशिया और अफ्रीका की चुनौती की बात करें तो यूरोप की तुलना में कुछ ज़्यादा ही हैं। स्वाभाविक है क्योंकि एशिया गरीब है, अफ्रीका गरीब है। और उसका कुछ कारण और भी है। गरीबी के अलावा, पिछड़ेपन के अलावा जो अन्य कारण हैं जो एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने सुरक्षा की चुनौती के रूप में खड़े हैं, उसमें कुछ एक कारण हम यदि देखें तो पहला कारण है गरीबी के अलावा सुरक्षा परिषद में इनमें से किसी भी देश को स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता 5 राष्ट्रों को है मात्र, और वे 5 राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं, परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। और इसके अलावा ये 5 राष्ट्र इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं विश्व राजनीति में क्योंकि इन्हें वीटो का अधिकार है। वीटो का अधिकार, इसके बारे में विस्तार से आप दूसरे अध्याय में पढ़ चुके होंगे, अन्यथा पढ़ भी लें तो अच्छा होगा। वीटो का अधिकार इन्हें सर्वशक्तिमान बना देता है।
और ऐसी संस्था में अफ्रीका और एशिया के कोई देश शामिल नहीं हैं। एशिया से केवल चीन बहुत बाद में लिया गया है, लेकिन नवोदित राष्ट्रों में कोई नहीं। दूसरा, नव स्वतंत्र राष्ट्र जो हैं वो आर्थिक विकास, राजनीतिक अस्थिरता और सीमा विवाद की समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। ये जो नवोदित राष्ट्र हैं, नव स्वतंत्र राष्ट्र, इनको जब साम्राज्यवादी देश छोड़कर जब गए तो उनकी सीमाओं को उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया, और इस प्रकार सीमाओं के मामले में बारंबार इन देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको भी बहुत चरमरा दिया गुलाम देश बनाकर इन साम्राज्यवादी देशों ने। किसी तरह की ऐसी स्थायी व्यवस्था नहीं छोड़ के गए। परिणाम क्या? राजनीतिक अस्थिरता। जब तब सरकार पलटती रहती है, जब तक सैनिक क्रांतियां होती रहती हैं, और ऐसी स्थिति में विकास की अपेक्षा करना गलत होगा। इसके साथ ही इसका परिणाम इसके विकास पर तो पड़ता ही है, इनके सामने वैसे ही गुलाम वंश, गुलाम देश होने के नाते गरीबी की समस्या है, पिछड़ेपन की समस्या है, अंधविश्वास की समस्या है, प्राकृतिक आपदाओं की समस्या है, क्योंकि इनके पास कोई वैज्ञानिक ढांचा नहीं जिसके बल पर ये प्राकृतिक आपदाओं का निराकरण कर सकें। और नई समस्याएं इनके यहाँ जो जुड़ी हैं जिससे इनका स्वयं का कोई ताल्लुकात नहीं है, वह है वैश्विक ताप वृद्धि, ओजोन लेयर का ब्लैक होल। ये समस्याएं भी इन देशों में अन्य समस्याओं के साथ जुड़ गई हैं। एशिया और अफ्रीका के देशों के सामने अन्य देशों की तुलना में आतंकवाद की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आतंकवाद की समस्या इन देशों में बनने के मायने ये हैं कि इन देशों में आतंकी हमले कम, लेकिन आतंकवाद इन देशों में ज़्यादा पनप रहा है, क्योंकि ये देश अशिक्षित हैं, निर्धन हैं, रोजगार के अवसर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इन देशों के युवा वर्ग आतंकवादी गतिविधियों की ओर बढ़कर विकसित देशों में, संपन्न देशों में हमले कर रहे हैं। ऐसे देशों को वो चुनौती दे रहे हैं। 9/11 का उदाहरण अमेरिका का, फ्रांस में हमले, ब्रिटेन में हमले, जर्मनी में हमले, भारत में हमले, ये सब बाहर से हो रहे हैं, और अधिकतर लोग उन देशों से हैं जो निर्धन देश की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है इन देशों की सुरक्षा को लेकर। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विश्व के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सुरक्षा की अवधारणा के अंतर्गत इन्हें हम 2 भागों में बांटे हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा पुरानी हो गई लेकिन है, जबकि अपरंपरागत खतरे वर्तमान विश्व की देन है, और ऐसे खतरों की सूची में नए नई समस्याएं जुड़ती जा रही हैं, जिसमें लेटेस्ट है साइबर हमले की समस्या। विश्व के सामने यदि हम मुख्य चुनौतियों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो पहली बात है, एक विश्व के सामने प्रमुख समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति का वातावरण बना हुआ है। दूसरा, आतंकवाद की समस्या, जिसको बारंबार आपको बताया जा रहा है। ये आतंकवाद की समस्या किसी एक राष्ट्र का नहीं है, बल्कि सभी देशों की समस्या बन गई है। आतंकवाद उत्पन्न हो रहा है कुछ देशों से और संपन्न हो रहा है कुछ देशों में। तो किसी न किसी दृष्टि से विश्व के लगभग सभी देश आतंकवाद के भुक्तभोगी हो रहे हैं, आतंकवाद के दौर से गुजर रहे हैं, आतंकवाद की समस्या झेल रहे हैं। तीसरा, गृह युद्ध। आधुनिक तरीके का गृह युद्ध एक आम समस्या है, और गृह युद्ध मतलब सिविल वॉर, इंटरनल लड़ाई। देश के अंदरूनी इलाकों में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मुख्य रूप से जो मुद्दा रहता है वह राजनीतिक सत्ता पाने का मुद्दा।
वर्चस्वता का मुद्दा, इसको लेकर समाज के ही वर्गों में जब लड़ाई होती है तो वो गृह युद्ध कहलाता है और ये बढ़ रहा है दिनों दिन। चौथा, मानव अधिकारों की सुरक्षा। भारत में और विश्व मंच पर भी मानव अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से आयोग तो बने हुए हैं, पर मात्र आयोग की स्थापना करना और उन्हें एक अधिकार दे देना पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित नहीं करता कि मानव अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर विकसित से विकसित देश भी मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं है। अमेरिका की जेलों में जो दृश्य दिखाए गए हैं अमेरिका की जेलों से संबंधित, वे बड़े भयावह हैं। ग्वांटेनामो बे में जिस तरीके से अमेरिका खतरनाक कैदियों को रखता है, कैदी कितने भी खतरनाक हों लेकिन आखिर वो मानव हैं, जिस तरीके से उनको रखा जाता है वह बड़ा ही दर्दनाक दृश्य होता है। इसके अलावा विश्व के बहुत से क्षेत्रों में, कम्युनिस्ट देशों में और अन्य बहुत से देशों में मानव अधिकार की स्थिति कोई उत्साहवर्धक नहीं है। इतने सब प्रयासों के बाद भी मानव के जो मूलभूत अधिकार हैं उससे अधिकतर मानव वंचित हैं और खासकर सारे विकासशील देशों की स्थिति कमोबेश यही है। मानव अधिकारों का हनन हर जगह सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है अपने स्वयं के हित को साधने के लिए। अगली जो समस्या है, विश्व समस्या, वैश्विक समस्या, वह शरणार्थियों की, अप्रवासियों की आवाजाही। उसके बाद अवैध हथियारों का आना जाना। अवैध हथियारों का अर्थ है ऐसे हथियार जिनके उत्पादन का लाइसेंस नहीं है और ऐसे हथियार जो सीमा पार दूसरे देशों में बेचे जा रहे हों और ऐसा करते हुए दूसरे देशों में युवा वर्ग को, संबंधित लोगों को हथियार उपलब्ध कराया जा रहा है किसी गैर कानूनी कामों के लिए। तो ये अवैध हथियारों का बढ़ता प्रवाह जो है वो आतंकवाद को बहुत बढ़ावा दे रहा है। अगली समस्या है पर्यावरण में गिरावट, वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, ओजोन परत में छेद, ये पर्यावरण को लेकर बढ़ती हुई समस्याएं हैं। शस्त्रों की होड़, जिसने विश्व को कई बार युद्ध के कगार पर लाके खड़ा किया, वह तो समस्या है ही। परंपरागत सुरक्षा की श्रेणी में जिसे हम लेते हैं तो शस्त्रों की होड़, कितनी भी निशस्त्रीकरण की बात की जाए वो बनी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। भारत जैसा निर्धन देश, भारत जैसा विकासशील देश जो अपनी जनसंख्या को सुनिश्चित कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है कि 2 जून रोटी यहाँ के सभी लोगों को मिले, वह भी दुनिया के टॉप 5 उन देशों में है जो हथियारों की खरीदी करते हैं। तो हथियारों की होड़ जो है वो विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जब तब युद्ध की स्थिति निर्मित होने लगती है। 9वां खतरा, 9वीं चुनौती, महाशक्तियों का उद्भव। नई नई महाशक्तियां उभर के आ रही हैं जो आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रही हैं, उससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है और यह असमानता कभी भी शांति नहीं दे सकती। 10वां, नव उपनिवेशवाद, अर्थात नए तरीके से कुछ देशों द्वारा कुछ अन्य देशों पर अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास। उदाहरण के लिए हम ज़्यादा दूर न जाकर पाकिस्तान को ही देखें, जो एक तरीके से अमेरिका और चीन का मोहरा बना हुआ है। पाकिस्तान की विवशता है क्योंकि उसको आर्थिक दृष्टि से अपने को बनाए रखने के लिए उसे धन की जो ज़रूरत है, उस धन की पूर्ति अमेरिका और चीन के द्वारा उसको की जाती है। परिणाम क्या होता है कि अमेरिका और चीन उसे अपना मोहरा बनाकर पैसे की एवज में उससे अपने तरीके से निर्देशित करते हैं, आदेश देते हैं और इस प्रकार ये एक तरीके से ये उपनिवेश ही है अमेरिका का और चीन का। तो नव उपनिवेशवाद
का बढ़ना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।